जी गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत शानदार होंगे। और अभ्यास सीरीज पुनः लौट आई आप सभी के सामने, वापस से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और टॉपिक हमारा चेंज हो चुका है, ज्योमेट्री। जो कि मैंने आपको बोला था कि 63 से लेके 70 तक हम ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं एंड देन अदर टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अभ्यास सीरीज है, 63 नंबर है, ओके। एंड टॉपिक हमारा ज्योमेट्री है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही रहे हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोई भी अपडेट आती है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी की तरफ से तो वो अपडेट आपको इजीली मिल जाएगी। एंड ये आपकी टैगलाइन है, ये भी आप छाप सकते हैं, ठीक है। तो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योमेट्री। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, चलिए, ठीक है। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th के अंदर पूछा हुआ है ये, और रिसेंट एग्जाम है फरवरी 2021 का, पोस्ट कोविड एग्जाम जो हुआ था, ये उसके ऊपर है। इफ एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ अ साइड ए देन इट्स एल्टीट्यूड इज इक्वल टू। डायरेक्ट ये आपका फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आप सभी को मैंने फॉर्मूलाज लिखवाए थे, ठीक है। मैंने बोला था कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के, √3/4a²। और एक मैंने आपको बताया था एल्टीट्यूड, जो ये हाइट होती है या इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया था √3/2a, ये बताया था। यही होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, √3/2a। और ये आपका क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो देख लो, आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और सैनिक स्कूल के एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। सैनिक स्कूल को छोटा एग्जाम नहीं होता, ठीक है। इफ अ ट्रांसवर्जन लाइन या इफ अ ट्रांसवर्जल intersect two parallel lines then the consecutive interior angles on the same side of the transversal are option which is complementary, supplementary, equal और none of these। तो अब सुनिए, अगर मैं आपको कहूं लाइंस बन रही है, क्या बन रही है? लाइंस। तो पहली लाइन ये पैरेलल और दूसरी लाइन ये पैरेलल, लेट अस इस लाइन को हम बोलते हैं एल, एंड ये हो गई हमारी एम, एल पैरेलल एम, ठीक है भैया, पैरेलल है। ट्रांसवर्सल लाइन अगर उसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है वो, देन द कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। कॉन्जिक्यूटिव यानी कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड, यानी कि ये वाले एंगल्स हुए, यस और नो? यस, ये एंगल्स हुए। और इन एंगल्स का सम, इन इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180। और जिन एंगल्स का सम 180 होता है उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री। तो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों सप्लीमेंट्री। आसान सा प्रश्न था ये भी, आई एम सॉरी, सप्लीमेंट्री, ठीक है। आसान आसान प्रश्न पूछे हुए हैं, और ये भी उसी एग्जाम का क्वेश्चन देख लो, 7 फरवरी 7 फेब 2021, सेम एग्जाम में क्वेश्चन से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा लेवल इधर उधर हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल आ गया, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं हम। इफ टू ऑफ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, देन द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल इज। देखिए, टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, सपोज एक ट्राइंगल है, अब हम खेलते हैं इसके साथ में, तो ये बोल रहा है कि भैया ये हमारा एंगल 1 है और एंगल 2 है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, एंगल 1 और 2 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कितना हो गया, एंगल 1 प्लस 2 90 डिग्री। अब पूछ रहा है आपको थर्ड वाला एंगल कितना होगा, तो भैया सारे एंगल्स का सम कितना होता है, कितना होता है, 180 होता है ट्राइंगल का। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है, 180। आपको निकालना है एंगल 3, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो एंगल 1 और 2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 90 है। तो ये 90 मैं यहां पे नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूं, किसने मना किया है,
लिख सकता हूं, इसको सॉल्व ऐसे करना है आपको। तो एंगल 3 कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, तो एंगल 3 आ गया 90 डिग्री। ठीक है, वैसे आप सीधा भी कर सकते हो यार, ये तो ओरल करने का क्वेश्चन है कि भैया दो एंगल अगर 90 है तो तीसरा भी 90 होगा, तभी सम 180 हो पाएगा। तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा सैनिक स्कूल के आसान प्रश्नों की। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 60 डिग्री एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो 1:3, ठीक है, देन द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर। अभी तक की क्लास में सबसे बेहतरीन प्रश्न है, देखिए सबसे बेहतरीन नहीं, अभी तक की क्लास सबसे बेहतरीन। तो सबसे पहले आप इसका एक डायग्राम बना लो, अगर देसी भाषा में बोले तो रफ फोटो बना लो इसका, और कुछ लोग जो फोटो 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 करते हैं वो फोटो बना लो इसका। तो अब ये बोल रहा है कि भैया एक्सटीरियर एंगल कितना है 60, चलिए 60 है, तो ये आ गया 60। अब एक चीज आपको पता होगी कि भैया ये एंगल कितने का होगा 120 का हो जाएगा, क्योंकि पूरा कितने का होता है पूरा 180 का होता है। अगर ये 60 है तो ये 120 होगा, तभी तो 180 हो पाएगा। तो देखो 120 वाले ऑप्शन कौन से हैं, तो भैया एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है, तो बाकी के ऑप्शन में तो 120 आ ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही क्या हो जाएंगे डिस्कार्ड। आपको ऑप्शन डिस्कार्ड करना भी आना चाहिए, ठीक है। अगर आप में से कोई आरआईएमसी की तैयारी करके आया है तो वहां पे तो होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पेपर को सॉल्व करना, लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं इस तरीके के ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने देख लिया कि सर एक एंगल तो ट्राइंगल का 120 होने वाला है। अब देखो इसमें 120 नाम का ऑप्शन ही नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो भैया ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, ठीक है। बाकी हम चेक करते हैं। आगे देखो इसने एक लाइन दे रखी है, उस लाइन को पकड़ना है हमें। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:3। अब भैया इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का मतलब क्या होता है, देखो इंटीरियर का मतलब अंदर बनने वाले, और अपोजिट एंगल्स कौन से हो गए, ये तो इसके साथ वाला हो गया, अपोजिट एंगल हो गए ये वाले। इनका रेशो क्या है 1:3 है। अब भैया 120 तो ये खा गया, इन दोनों के पास कितनी है लिमिट, कितनी है 60 की है ना, कि भाई 120 ये खा गया, अगर एंगल 1+2 एंगल करेंगे भी, इसको 1:2 बोल दो, तो आएगा 60 डिग्री, है ना, यही तो बात है, यही बात है भाई। ये तो 120 खा गया, तो इन दोनों करेंगे तो आएगा 60, और इनका रेशो कितना है 1:3। अब हमें निकालना है कि किसका कितना होगा। तो भैया रेशो से हम जब सॉल्व करते हैं चीजों को, तो उसके लिए फॉर्मूला बताया था रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशो इनटू जो भी क्वांटिटी हमें उसमें डिवाइड करनी है। तो ये आ जाएगा 1 × 60/4, दैट इज 15 डिग्री। एक 15 डिग्री आ गया, तो आप वो इसमें रख लो, इसमें रखोगे तो भी 45 आएगा, और कोई चाहता है कि सर आप तो इसमें रख के बता दो, तो भैया इससे भी 45 ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका 15, 45 और 120, इसमें तो 10, 20 आ गया, ये तो खत्म हो गया, ऑप्शन आया सी वाला। तो ये प्रश्न कुछ अच्छा था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ा सा स्लाइट बिट, ठीक है। बाकी सबसे हो गया होगा, और जो बच्चे थोड़े से छोटे हैं वो थोड़ा सा टेंशन ना लें, एंजॉय कर सकते हैं बहुत ज्यादा। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम, ठीक है भाई, पहला डायग्राम बनाए। देखो हमेशा क्या करना है, क्वेश्चन को साथ में मत पढ़ो, क्वेश्चन को टुकड़ों में पढ़ो, और जो दे रखा है वो इंफॉर्मेशन बनाओ। पहली इंफॉर्मेशन क्या है इस तरीके के क्वेश्चन में, यहां तक की लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम, चलो यहीं तक बनाओ, इसको एक बार छोड़ दो आगे वाले को। परपेंडिकुलर है तो बना लेते हैं हम, ये लो भैया, ये लाइन हमारी एल है और ये हमारी इस तरीके से, ये लो एल और ये एम, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा ठीक से ना बनाओ, पर आपको समझना है परपेंडिकुलर है, मैंने साइन बना दिया मतलब है, और उसने भी बना दिया मतलब है। नेक्स्ट देखो वो बोल रहा है लाइन एम इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम,
लाइन एम किसके परपेंडिकुलर है? लाइन एन के। तो देखो दो तरीके की कंडीशन बन सकती है। क्या बन सकती है? कि भैया एन किसके परपेंडिकुलर हो गई? एन के। चलो स्मॉल एन है तो स्मॉल एन लिख लो। ठीक है, लाइन एम परपेंडिकुलर टू लाइन एन। अब आपको किसमें पूछा है कि भाई एल और एन के अंदर क्या रिलेशन है? अब देखो ये परपेंडिकुलर है, ये वाला एन होगा, ठीक है। या तो ये हो सकता है इस तरीके का कि भाई लाइन इस तरीके से बन सकती है, या तो एक ये पोर्शन हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा तो क्या होगा, इस वाली कंडीशन में एक चीज और आएगी, दैट इज कोइंसिडेंस, क्योंकि ये लाइन क्या है? सेम है। भैया ये लाइन क्या होगी? एक तरीके से सेम ही तो हो गई ना। इस लाइन को देखोगे तो ये कंप्लीट लाइन सेम ही तो है, हाइलाइटर से देखो तो ये तो कोइंसिडेंस को बता रहा है कि भैया दोनों लाइन सेम हो गई। कोइंसिडेंस ऑप्शन में है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि या तो कोइंसिडेंस हो सकता है या पैरेलल हो सकता है। देखो कैसे, ये तो केस फर्स्ट है। एक ऐसा केस भी तो हो सकता है कि भैया ये मान लो आपके पास में एक लाइन है एम, ठीक है। या चलो आप इसको ऐसे ले लो, आप इसको ऐसे ले लो, अब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इस लाइन को एल ले लो, इसको ले लो आप एम। यहां पे क्या है? 90 डिग्री है, सीधी सी बात है। और फिर बोल रहा है एम किसके परपेंडिकुलर है? एन के। तो आप इसको ऐसे ले लो, ये लो एन। अब देखो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो दोनों क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और जब भी ऐसा होता है तो हमेशा क्या होता है? अब देखो ये था केस सेकंड, या तो क्या हो सकता था? परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल हो सकता था, या कोइंसिडेंस हो सकता था। देखो यहाँ पे आपने एक कोइंसिडेंस आपको साथ में नहीं मिलेगा, इनमें किसी भी ऑप्शन में आपको कोइंसिडेंस नहीं देगा। यहाँ पे वो कोइंसिडेंस दे सकता था, उसने क्यों नहीं दिया? देखो कोइंसिडेंस का मतलब होता है एक के ऊपर एक, ये पहली लाइन इसके ऊपर दूसरी लाइन आ गई तो वो कोइंसिडेंस हो जाएगा, ठीक है। जिसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन वगैरह होता है, तो वो भी पढ़ेंगे हम अच्छे से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे उसने क्यों नहीं दिया? क्योंकि या तो कोइंसिडेंस होगा या फिर वहां पे क्या होगा? पैरेलल। हाँ एक ये ऑप्शन और हो सकता था, कोइंसिडेंस और पैरेलल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाता? ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि वो ज्यादा करेक्ट है। समटाइम्स इट पैरेलल और समटाइम्स इट्स कोइंसिडेंस, बट कोइंसिडेंस वाला ऑप्शन है नहीं, तो आप पैरेलल वाला ऑप्शन ही टिक करेंगे। अच्छा प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट हमारी अभ्यास सीरीज आ गई है, क्योंकि 5-5 अच्छे क्वेश्चंस की बात थी अभ्यास सीरीज के अंदर। तो ज्योमेट्री चल रहा है टॉपिक, नंबर हो गया 64 चेंज होके। आगे देखो, if an angle A and angle C are two opposite angles of a parallelogram, then भैया अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल मतलब ये, और ये क्या होते हैं? हमेशा इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर मैं इसको बोलूं 1 2 3 4, तो यहां पे ये पैरेललोग्राम है, तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल। ये बेसिक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। और देखो मैं घर से उठा के नहीं लाया इसको, है ना, मैं इसको घर से उठा के नहीं लाया हूं, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है सैनिक स्कूल के, वही 7 फरवरी वाला एग्जाम। ज्योमेट्री के कितने क्वेश्चंस आते हैं, और हमेशा देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे, या तो फॉर्मूला है या डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। देखो दिमाग किसमें लगाना था? दिमाग एक इसमें लगाना थोड़ा सा, और एक इसमें लगाना है थोड़ा बहुत, वो भी बहुत थोड़े थोड़े। बाकी तो फर्जी क्वेश्चन थे, 6 के 6 में से 3 या 4 तो फर्जी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? दोनों बराबर होते हैं, सीधी सी बात है। ये देखो अपोजिट एंगल्स आर
इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है, आप लोग क्या करा करो, क्वेश्चन के साथ में कोई प्रॉपर्टी हो ना उसको भी टॉप पे लिख लिया करो। जो क्वेश्चन आप कर रहे हो या क्वेश्चन को साथ में नोट कर रहे हो, तो ये जो ऊपर क्या छोड़ा हुआ था, मार्जिन होता है ना कॉपी के अंदर, ऐसी होती है कॉपी आपके ऊपर मार्जिन होता है इस तरीके से, यहाँ पे लिख लिया करो जो भी प्रॉपर्टी यूज हो रही है या कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कोई इंपॉर्टेंट बात आपको बताई गई है, चाहे किसी भी क्लास की हो, किसी भी पीरियड की हो, चाहे इससे जरूरी नहीं मैथ्स हो, साइंस का कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई कॉन्सेप्ट आपका ज्योग्राफी का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सॉरी, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। देखो रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम एंगल कितना पॉसिबल हो सकता है, सोच के देखिए कितना हो सकता है, इनमें से बताना है आपको कि भाई पॉसिबल है या नहीं है। चेक कर लेते हैं ना पॉसिबल है या नहीं है। भैया सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल का रेगुलर पॉलीगन क्या हो जाएगा, ट्राइंगल में रेगुलर पॉलीगन मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब हो गया ऐसा पॉलीगन या ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं और सारे एंगल्स इक्वल हो। तो देखो हुआ क्या, ट्राइंगल के अंदर अगर हम बात करेंगे रेगुलर वाले की, तो वो किसका फॉर्म ले लेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 60 डिग्री का। और आपको इससे आगे चेक भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। किस टाइप का, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है हमेशा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर एक ऑप्शन करेक्ट हो गया है तो बाकी 3 भाड़ में जाए मतलब नहीं है। हमें नंबर कमाना है, आगे बढ़ना है। तुम्हारे क्या होता है सबसे बड़ा कीड़ा, मैं इसको भी चेक कर लूं, इसको भी कर लूं, इसको तो नहीं करूंगा, फिर देखो पहले मैं करूंगा इसको चेक, मेरा आंसर इतने से आ रहा है, मैं क्या करूंगा, पहले इसको चेक, फिर मैं इसको चेक, फिर क्या करूंगा, अरे यार एक बार इसको दोबारा चेक कर लूंगा। ये मतलब ह्यूमन टेंडेंसी है यार। आप लोगों को लगता है कि इतना आसान थोड़ी पूछ लेगा यार कोई, लगता है ना कि यार इतना आसान थोड़ी है, ये तो पहला वाला ही आंसर हो गया। अरे हो गया तो हो गया, छोड़ दे भाई, पहले तो इसको चेक करेगा, फिर इसको करेगा, फिर एक बार इसको और करेगा, इतने में 2 क्वेश्चन और कर सकता था तू। और कॉन्फिडेंस आएगा वो अलग, कॉन्फिडेंस इतना सुपीरियर होना चाहिए कई बार तो कि हमने कर दिया ना, चाहे गलत भी किया तो सही हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ना बंद कर दो, इसका मतलब ये होगा कि तुमने जो लगाया है ना वो हमेशा सही होगा। तुमने जहां हाथ रख दिया ना वो चीज वो हो जाएगी। कहते हैं ना जो चीज करता है वो सोना बन जाती है, या जहां हाथ रख दिया वो सोना बन गया, है ना, जिसमें हाथ डाला उसको सोना बना दिया। तो वो तब होता है जब मेहनत होती है। तो इनको चेक ना करें आप। हाँ अभी अपन चेक करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि अभी अपन सिर्फ पढ़ रहे हैं ना, सारा कुछ देखना होता है ऐसा क्यों हो रहा है, वहां पे आप सिर्फ टिक लगा सकते हैं। देखो इसके बाद में रेगुलर पॉलीगन अगर हम देखें तो आएगा आपका स्क्वायर जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, वहां पे एंगल होता है 90 डिग्री, है ना। उसके बाद में आप पेंटागन देखेंगे, पेंटागन के लिए सम कितना होता है, देखो एंगल सम के लिए फॉर्मूला चलता है n-2 180 डिग्री, पेंटागन में होती है 5 साइड्स, तो ये आ जाएगा कितना, सॉरी 540। और 540 के अंदर अगर रेगुलर पॉलीगन और डिवाइड लगाएं किससे, 5 से, तो आएगा 108 डिग्री, है ना। 540/5 करेंगे तो कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 108 डिग्री। आएगा कि नहीं आएगा। तो एक पैटर्न देखा क्या आप लोगों ने, क्या पैटर्न है कि भैया 60 से 90, 90 से 108, और उससे और आगे जाओगे तो कितना हो जाएगा, और आगे जाओगे तो एक 720 आएगा, और वहां पे 6 आ जाएगा तो ये 120। तो हो क्या रहा है, इंक्रीमेंट ही तो हो रहा है ना एक तरीके से। तो ये तो नहीं आए ना तो आगे भी नहीं आएंगे। तो ये तो है मेन रीजन। और ऑब्जेक्टिव अप्रोच में कैसे करना है कि भैया 60 वाला आ गया, खत्म कहानी। ऑब्जेक्टिव में यही करना है, जैसे मैंने अभी किया ना, 60 वाला राइट लगाया, आगे बढ़ गए। ये ऑब्जेक्टिव में करना है। और ये जब आप खुद वापस से रीअसेस करो चीजों को तब करना है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल इन हेक्सागन। अरे भाई हेक्सागन में कितने डायगोनल होते हैं, कैसे पता चलेगा। डायगोनल्स का मतलब अपोजिट्स। तो देखो अब यहां पे तुम भूल भी जाओ ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्या करो, ट्राइंगल में डायगोनल होता है क्या, ट्राइंगल में डायगोनल होता है, नहीं होता। तुम बना लिया करो ऐसे, ये लो स्क्वायर में हो गया, या जो आपका पॉलीगन है 4 साइड वाला, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल, कोई सा भी हो आपका, उसमें कितने डायगोनल होते हैं, 2। इसने हेक्सागन पूछा है, एक पेंटागन भी बना लो,
यहां पे डायगोनल चेक करते हैं, 1 2 1 2, कितने डायगोनल हो गए? 4 डायगोनल हो गए पेंटागन के अंदर। अब देखो हेक्सागन चेक करते हैं। देखो डायगोनल का मतलब क्या समझते हो तुम लोग? अपोजिट वर्टिसेस को मिलाना, एक छोड़ के दूसरा वर्टेक्स मिला रहा है वो भी डायगोनल होता है। आओ देखते हैं। देखो पहला तो बनेगा ये, पहले इस वाले वर्टेक्स को पकड़ो। देखो अभी मैं तुम्हारा सिखा रहा हूं बेसिक मेथड कैसे करना है। पहले इस वाले वर्टेक्स को पकड़ो ऐसे, फिर इससे ये पकड़ दो और इससे ये वाला पकड़ लिया, हो गया। ठीक है, देन इससे पकड़ोगे तो कितना आएगा? हुए, हो गए ना? अभी तक कितने हुए? 6 हुए। काउंट करते रहना ऐसे 3 + 3। देखो साथ में लिखते रहा करो, क्योंकि बाद में लिखने जाओगे ना तो तुम क्या कर, देखो मैं तो फिर भी लिख दूंगा क्योंकि मुझे आइडिया है क्या आंसर लगाना है, इतना टाइम हो गया पढ़ाते। तुम लोग क्या करोगे फिर इसको गिनने बैठोगे, अरे कहाँ से गिना था, क्या गिना था, जब खूब सारी लाइनें हो जाएगी। तो इसलिए पहली बार में जैसे तुमने लिखा है ना 3, तो उसको अलग से लिख दिया, फिर दूसरे में 3 अलग से लिख दिया। अब इस वर्टेक्स को पकड़ो। देखो इससे एक ये जाना था, ये तो पहले चला गया। अब कौन सा बचा? सिर्फ एक ये वाला बचा ना, तो ये आ जाएगा +1। इस वाले वर्टेक्स से देखो सब चला गया, कौन सा बचेगा? एक यहाँ वाला है ना, बाकी सब जगह जा चुका है। अब इस वाले वर्टेक्स को पकड़ लो। भैया इसकी तो कहानी पूरी हो चुकी है, इसके तो सब जगह चले गए। और फिर बचा ये वाला, इसका सिर्फ एक बचा था, ये सामने हमने जो यहाँ पे नहीं लिखा था, इस वाले में एक भूल गए थे तो सामने मिलाएगा। और बताओ कोई बचा क्या? कौन सा आंसर बन गया था? पहले किसने बताया था ये आंसर? सही है, दोबारा से देख लो। वैसे बेंजीन बनाओगे ना जब जाके, तब तुम्हें लगेगा क्या बना दिया हमने, जिस दिन परफेक्ट बेंजीन बन जाएगा। देखो इस वर्टेक्स को पकड़ा, ये 3 बना दिए। ठीक है, तो पहले बने 3। फिर देखो मैं अलग अलग पेन से बना रहा हूं, आपको पेन दिखेगा नहीं अलग अलग पैनल के अंदर। ये आ गए 3। फिर ये वर्टेक्स पकड़ो, इससे एक ये बनेगा और एक ये, तो +2। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ इसके ऊपर, इसका कोई बाकी है क्या? एक ये रहा, +1। एंड बाकी आई थिंक इसका तो पूरा हो गया, सारा खेल ही खत्म हो गया था। तो ऐसे करोगे, तुम्हें ऐसे करना है और 9 आंसर टिक करना है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, फॉर्मूले की बात कर रहे थे, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, नहीं n+2 इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर फॉर्मूला शायद साइड्स करके कुछ है, 2n वगैरह कुछ करके आएगा। पूरे तरीके से मुझे अभी फॉर्मूला कंफर्म नहीं है, फॉर्मूला कंफर्म होते मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। फॉर्मूला ऐसा कंफर्म नहीं है, आप इस तरीके से कर सकते हो। और अभी तुक्का लगाने का मतलब नहीं है फॉर्मूला के अंदर कि भाई कंफर्म नहीं है। सर चेक करके बता दीजिए चलो फॉर्मूला कि भाई व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल इन एनी पॉलीगन का फॉर्मूला क्या होता है? n- कम समथिंग कुछ आएगा। चलिए वो सर बता देंगे। देखिए इन द एडजेसेंट फिगर द बाइसेक्टर्स ऑफ ए एंड बी मीट अ पॉइंट P। ठीक है, ए और बी के बाइसेक्टर जा रहे हैं, वो P पे मिल रहे हैं। ठीक है, बात सही है। इफ C इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, C 100 डिग्री एंड सच, ये क्या है, सच दैट एंड एंगल D, एंगल APB 60 डिग्री, और फाइंड द मेजर ऑफ, क्या निकालना है इसमें, ऑन टू एनी बास, ये क्या है? चलिए सारे एंगल निकाल लेते हैं, जो ऑप्शन सही लगेगा वो लगा लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। ये एंगल आपका 60 है, ये आपका 100। अब देखो सुनना बात को, यहां पे इसने बोला है कि APB कितना है, 60 है।
अब बोल रहा है देखो ये जो एंगल बाइसेक्टर्स है ये दोनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स है। दैट मीन्स मैं ऐसे लिख दूं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। सीधी सी बात, पक्का। अब देखो सुनो, यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं बात करूं सारे एंगल्स की तो इसको हम एंगल डी बोलेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा 360। एंगल ए का मतलब है मैं पूरा ए काउंट कर रहा हूं इसको और पूरा बी काउंट कर रहा हूं इसको एक बार के लिए। तो मैं ऐसा लिख दूं एंगल ए प्लस एंगल बी, सी और डी की वैल्यू मुझे पता है, सी की वैल्यू 100 डिग्री और डी की वैल्यू 60 डिग्री, ये आ गया 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा 360 और ये उधर जाएगा तो माइनस का 160। तो यहां से आ गया एंगल ए प्लस एंगल बी 200 डिग्री। क्लियर है, हाँ या ना। अब देखो ये भी हाफ जाएगा ये भी हाफ जाएगा, तो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं माइनस सही है, चलिए इसको आप 1 कर लो, इसको 2 कर लो, इसको 3 कर लो, इसको 4 कर लो। तो ऐसा लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 200। वैसे ये गलत हो जाएगा, बताऊं कैसे, क्योंकि a प्लस बी अगर 200 है तो ये इसका क्या है एंगल बाइसेक्टर ही है, तो यानी कि a प्लस बी की वैल्यू अगर अंदर वाले एंगल्स को देखें तो वो कितना आएगा 100 आएगा और ये वाला एंगल 60 है ना। बेसिकली इसके अंदर आंसर आना चाहिए था कि इसको ये एंगल देना नहीं था, इसको ये एंगल पूछना था। इसको यहां से हटाएं, इसको इस तरीके से करें आप, आपको एंगल एपीबी ही फाइंड करना है, ये एंगल आपको फाइंड करना है। ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब तो खैर तुम्हें पता चल गया लेकिन फिर भी गलत बता रहे हो। देखो यहां तक की बानी समझ में आ गई होगी सबको, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो गया, ठीक है 200 डिग्री आ रहा है, ठीक है। 3 वाला नहीं 4 वाला होगा, हाथ नीचे कर ले सारे के सारे। ऑफलाइन क्लास में साथ में चल रही है तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम जैसा सीन है आप लोगों के लिए। देखो यहां तक की बात क्लियर है। अब क्या हुआ, ये सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे मैं इसे लिखता हूं एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 4 ये सब 200 डिग्री। अब देखो सुनो, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 है, क्योंकि सारे के सारे क्या है एंगल बाइसेक्टर्स हैं। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो मैं यहां पे ऐसा लिख दूं 1 की जगह पे 2 लिख देता हूं और 3 की जगह पे 3 दो बार लिख देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। 200 डिग्री, तो 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 200 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 आ जाएगा कितना 100 डिग्री। यानी कि अंदर वाले जो एंगल्स हैं इरेजर से अगर मैं रिमूव करूं तो अंदर वाले एंगल्स कितने हो गए, ये भी इन दोनों का सम कितना हो गया, इसको हमने क्या दिखा था 2 और 3, एंगल 2 प्लस 3 कितना हो गया 100 और पूरे ट्राइंगल का सम कितना होता है 180। तो भैया इन दोनों का सम अगर 100 आ गया तो ये वाला कितना आएगा 80। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक था तो उसको भी करेक्ट कर लेना, ये एपीबी वाला हटा देना, आपको एपीबी फाइंड करना है। तो क्या मिस्टेक थी हमने पता कर ली और ये सॉल्यूशन भी आपको सबको समझ में आ गया होगा। पीछे ऑफलाइन में किसी को दिक्कत है तो, और ऑनलाइन में भी अगर किसी को दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है। हाँ जी पूछिए। एंगल बाइसेक्टर
आगे से बताएं एंगल बाइसेक्टर की। देखो एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि ऐसा जो एंगल को क्या करे, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। जैसे ये लाइन जा रही है, ये इस पूरे एंगल को क्या कर रही है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक पार्ट हो गया आपका ये वाला और एक पार्ट हो गया आपका ये वाला। तो यहां तक समझ में आ गया एंगल ए प्लस बी एंगल 200 डिग्री होता है। अब देखो एंगल ए को मैं लिख सकता हूं 1 और 2, है ना, एंगल ए पूरा था, इसको मैंने 1 और 2 में लिख दिया। अब ये बाइसेक्टर था तो मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। सेम विद दैट ये भी बाइसेक्टर, तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे। तो अगर मैं इक्वल है तो एंगल 1 की जगह एंगल 1 दो बार लिख दूं, कोई गड़बड़ हो जाएगी क्या? तो मैंने क्या किया, यहां इस एंगल 1 की जगह एंगल क्या लिख दिया 2, और इस 4 की जगह क्या लिख दिया 3, क्योंकि 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है, तो कोई गड़बड़ नहीं हुई। तो 2 टाइम्स देखो एंगल 2 2 टाइम्स एंगल 3 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 + 3 इज इक्वल टू 200। तो एंगल 2 + 3 कितना हो गया 100 डिग्री, और एंगल 2 + 3 क्या था, ये अंदर वाले एंगल। अब ट्राइंगल के दो एंगल्स का सम अगर 100 है तो थर्ड वाला कोई भी बता देगा 80 डिग्री होगा, क्योंकि ओवरऑल क्या होता है 180। अब क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है, और 10th क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, और ये बोल रहा है y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, हाइलाइटर पे नजर रखिएगा कि भैया ये साइड और ये साइड आपकी इक्वल है, तो यहां पे किसका कॉन्सेप्ट लगेगा, सबसे पहले लगेगा आइसोसेलेस ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट। और आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या कहता है कि अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से ये वाला एंगल कितना आ गया 25 डिग्री, कितना आ गया 25 डिग्री। अब देखो ये वाला एंगल सीधा बता सकता है कोई मुझे, कोई कह देगा ये वाला एंगल सीधा 130 डिग्री है? ये वाला एंगल कितना बनेगा 50। देखो कैसे बनेगा, मैंने एक चीज आपको करवाई थी कि जो यहां एंगल बनता है वो इन दोनों के सम के इक्वल होता है। सपोज ये है x और ये y, तो ये वाला एंगल होता है x + y, ठीक है। क्यों? क्योंकि 180 - x + y फिर वो x + y हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूं ज्योमेट्री के अंदर, दोबारा सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसी में दोबारा सीखते हैं, इसको दोबारा बनाते हैं कि भैया ये 25 है, ये 25 है, तो ये बाहर वाला कितना होगा। ठीक है, दोबारा से सीख लो एक बार, जल्दी सीखेंगे पर दोबारा से। देखो ओवरऑल कितना हो गया 50, तो पूरे ट्राइंगल का सम होता है 180, ये ओवरऑल 50 हो गया, तो 180 में से 50 गया तो कितना आया 130, तो ये वाला कितना हो गया 130। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हुआ ये प्यारे बच्चों कि ये पूरा है आपका कितना 180, अब इसमें से 130 चला गया, ये 130 चला गया, तो बाहर कितना बचेगा 50 डिग्री। तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि भैया यहां जो एंगल बन रहा है वो इन दोनों का सम बनेगा, तो बाहर इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अब देखो अब ये बन गया एक ट्राइंगल अपना, कलर चेंज करते हैं। इस ट्राइंगल के दो एंगल आपको पता है, तीसरा आप नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं। तो y + 50 + 60 किसके इक्वल 180 के, तो y कितना आ जाएगा 70 डिग्री या 70 डिग्री। क्लियर है? किसी को डाउट है? चलिए नहीं है, ऑफलाइन के विद्यार्थी हमारे काफी तेज हो गए हैं, पेपर में नंबर नहीं आते लेकिन यहाँ पे तेज हो जाते हैं, ऐसे ऐसे करके आंसर बताते रहते हैं पीछे। खैर अच्छी बात है, आपको भी कभी ऑफलाइन का हम कराएंगे टूर, आइए गुजारिए कुछ दिन। यहाँ खुशबू है RIMC की, जैसे अमिताभ बच्चन ऐड करता है ना कि यहाँ खुशबू है गुजरात की, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, तो कुछ दिन तो गुजारिए बीकानेर में या फ्यूचर डिफेंस एकेडमी में। यहाँ खुशबू है RIMC की, यहाँ खुशबू है RMS की, सैनिक की, नवोदय की, बहुत सी चीजों की, और बीच बीच में थोड़ी सी कुटाई की भी जरूरत पड़ती है ना, बच्चे बदमाशी करते हैं तो कुटाई भी जरूरी है। चलिए अभ्यास सीरीज भी जरूरी है। तो 65 नंबर की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री चल रहा है, 4-5 क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास समय है, समय जब तक इजाजत देता है हम सब कुछ कर सकते हैं। जब तक आपके पास समय है तब तक आप कुछ भी कर सकते हो, समय खत्म तो आप ऊपर मैं ऊपर, बात खत्म। चलिए क्वेश्चन है, with the help of ruler and compass it is not possible to construct an angle of
कौन सा एंगल पॉसिबल नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा एंगल पॉसिबल नहीं है। तो आप सबसे पहले देखो, आप ये सारे एंगल बना सकते हो सिवाय इसके। अब कैसे वो बताते हैं। देखो सबसे पहले 22.5 वाला कैसे बनता है वो देख देते हैं। पहला ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, ऐसे आप खींचते हो, उसके ऊपर फिर एक डी बनाते हो इस तरीके से सेमी सर्कल, पहला आर्क लगाते हो, देखो ऐसे, चलो आओ यार तुम सच मान लो। देखो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक आर्क लगाते हैं ना, जैसे यहाँ पे पॉइंट करके इस तरीके से हम एक आर्क बना देते हैं। पहला आर्क होता है 60, दूसरा होता है 120 और तीसरा वापस यहाँ आके लगता है दैट इज 180। अब क्या होगा, हमें चाहिए 22.5 है ना। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, 45 का आर्क बना सकते हो आप इससे। कैसे बनाओगे, इन दोनों के बीच में एक एंगल निकालोगे तो यहां से आएगा 30 डिग्री, 30 और 60 के बीच में एक एंगल बनाओगे तो आएगा 45 डिग्री, और 45 और 0 के बीच में एक एंगल बनाओगे तो आएगा 22.5 डिग्री। अब देखो 37.5 कैसे बनेगा, 37.5 होता है 75 का हाफ। तो एक बात बताओ, ऐसे बनता है 90, 60 और 90 के बीच का एंगल होता है 75, और 0 और 75 के बीच में हाफ करोगे तो एक 37.5, और ऐसे ही 135 का हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा 67.5 डिग्री बन जाएगा। तो ये आप जब बेसिकली कंपास के साथ में चीजें सीखोगे ना तो आप ये कर जाओगे। अगर आप कंस्ट्रक्शन सीखते हो कंपास के साथ तो ये बहुत ही आसान सी चीजें हैं, नहीं तो इतना ध्यान रख लेना कंप्लीट नंबर वाले ये नहीं बनते। सिखाएंगे 120 कैसे बनता है। अरे 120 तो यही होता है ना भाई, जो दूसरा वाला आर्क होता है वो 120 होता है। हाँ, और 120 और 90 के बीच में कौन सा आएगा 105। बस बनाते रहो, ऐसे बनते रहेंगे, ये लाइन ऐसे चलती रहेगी, ये लो ये लो ये लो ये लो, खींचती रहेगी, कितने एंगल बन जाएंगे राम जाने। चलिए, हाँ अच्छा सा प्रश्न दिख रहा है, डायग्राम क्या है, द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई एंड जेड। चलिए इसको आप ठीक से देख लीजिए पहले। देखिए अब ये इतना 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 होता तब तो चल सकता था, आप इसको सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल से करेंगे तो 360 इसका आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कि भाई सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कर दिया आंसर आ गया, लेकिन हुआ क्या, यहां पे y आपका आ जाएगा 100, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा 180 पूरा का पूरा x जो है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा z जो है, ये z अगर आपका सीधा ये होता ना कि आई थिंक ये x y z इस तरीके से देना था इसको, उससे तो आंसर होता 360 डिग्री सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, कि भाई सहारे बाहर के एंगल जो है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे। अगर ये अंदर कोई वैल्यू देता तब हम चेक कर लेते, इसको आप 360 लगा के कर दो, आंसर आपका करेक्ट है। जरूरत नहीं है कि भाई आप इस वाले x को पूरा आप माने या करें, सीधा क्वेश्चन है एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360, और ऐसे निकालोगे 100 है ये 180 है, ठीक है। तो ओवरऑल इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, फिर वो बहुत से तरीके करने के, तो आंसर 180 आएगा उससे। सॉरी, if an exterior angle of a regular polygon is of measure 12 then what is the number of its sides। यार एक्सटीरियर एंगल है रेगुलर पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन मतलब ऑल साइड्स इक्वल और ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो एक्सटीरियर एंगल जितने मर्जी हो हमेशा उनका सम कितना होता है 360, भले ही 10 हो 15 हो 20 हो 360 डिग्री, और 360 डिग्री में डिवाइड लगेगा ना भाई, अगर प्रसाद बंटेगा तो सब में बराबर बंटेगा, है ना। आप लोगों को अगर जैसे आप लोग बहुत से बच्चे हो घर के अंदर, या जैसे हमारे पीछे इतने सारे बच्चे बैठे हैं, तो ऐसा होता है किसी एक को मान लो हमने एक समोसा दे दिया, किसी को 2 दे दिए, तो ये तो क्या कर देंगे लड़ाई करके मर जाएंगे आपस में, है ना। तो सबको बराबर मिलना चाहिए, तो सबको बराबर जाना चाहिए। तो इसमें ऐसा क्या डिवाइड करूं कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए 12 डिग्री, क्योंकि क्या होना चाहिए 12 डिग्री। तो कुछ मत करो, इसको इस तरीके से ट्रांसफर कर दो,
x आ जाएगा 360 डिग्री बाई 12 और जैसे कैंसिल करोगे 30 साइड वाले पॉलीगन का आंसर होगा ये। आया आंसर पीछे सबका? जिसका नहीं आया वो घर जाए। चलिए, a chord of a circle is of length 6 centimeter and it is at a distance of 4 centimeter from the center. Find the radius of the circle. बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। मतलब ऐसे प्रश्न रट जाते हैं, देखो कैसे होगा ये। तो देखो हाथ खड़े ही कर दिए बच्चों ने, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, भले क्वेश्चन का मतलब समझ में ना आया। ये है सेंटर, इसकी लेंथ है बेटा 6 सेंटीमीटर और यहां से सेंटर से जो कॉर्ड के ऊपर लाइन होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ये सेंटर से इसके ऊपर जो लाइन आएगी वो हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी और इसको क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। ऐसा समझ लो, ऐसा है ना ये, तो AC इज इक्वल्स टू BC होगा और OC परपेंडिकुलर टू AB होगा। अब समझे आप, सेंटर से जो लाइन कॉर्ड के ऊपर आती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है एक तो, और इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, अब देखना सुनना, उसने पूछा है रेडियस, तो रेडियस यही तो होगी लाला, है ना, यही होगी। देखो ये वाली डिस्टेंस उसने 4 सेंटीमीटर बोली है, ये पूरी लाइन 6 की थी, तो ये जो हाफ हो गया ये कितना हो जाएगा? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की है तो 3 इसके पास 3 इसके पास, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। अब मैं इस ट्राइंगल को ऐसे बाहर निकालता हूं, ये 90 डिग्री है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। अरे ये तो राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बाबा पाइथागोरस की थ्योरम लगती है ना, जैसे बाबा बतूड़ी हो वैसे वैसे बाबा पाइथागोरस है यहाँ पे। तो वो क्या कहती है कि ये जो हाइपोटेनियस होता है इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आप लिख सकते हैं h का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये होता है 16, ये होता है 9, सम करने पे है 25, तो आंसर आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, है ना। 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, ये तो आता है, बच्चे जैसे क्वेश्चन है। ये तो मैं खराब आदमी हूं जो आपको इतने आसान आसान प्रश्न करवाता हूं, आपको तो डायरेक्ट यूपीएससी में देना है, रीसेट करोगे आप सीधा यूपीएससी का। देखिए दोबारा समझ लीजिए, यहां से जो कॉर्ड के ऊपर इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, हमेशा ध्यान रखना, सेंटर से जो आने वाली लाइन होती है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब अगर ये पूरी लाइन 6 की है ना, तो ये जहां आके मिलेगा ना, कहां मिल रहा है? इस पॉइंट के ऊपर। तो ये जो पॉइंट है, चलो दूसरा ले लेते कलर यार, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और यहां 90 डिग्री बनेगा, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ये पूरी 6 थी तो इसके अंदर कितनी आ जाएगी? 3, और ये डिस्टेंस उसने पहले से 4 दे रखी है, तो जैसे ही मैंने इस ट्रायंगल को बाहर निकाला बड़ा करके, तो ये साइड 4 ये 3, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। देखो अदर 2 साइड्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा ये हमें ट्रिग्नोमेट्री में पता चलेगा कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं। खैर वो बात की बात है, ठीक है। इसका वैसे डायग्राम आपको दे नहीं रखा है, हम बनाने की कोशिश करते हैं। इन AABC E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD। अब ये AABC क्या है? या तो ABC होना चाहिए, ABC ट्राइंगल होना चाहिए, आई थिंक ये ऐसा होना चाहिए, ट्राइंगल ABC, ठीक है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन यानी कि देखो A से ड्रॉ हो रही है, A यानी A यहां से ड्रॉ हो रही है, वर्टेक्स से ड्रॉ होगी हमेशा सामने वाली साइड के ऊपर और इस तरीके से ड्रॉ होगी कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, यानी कि BD डिवाइड्स CD, इस तरीके से BD इज इक्वल टू DC। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी मतलब दोनों की लेंथ इक्वल है। आप लोग क्या करते हो, घर पे जाते हो, जैसे आपको कोई बड़ी एक चॉकलेट देके गया तो आप क्या करते थे? अभी तो बड़े हो गए, थोड़े छोटे थे तब क्या करते थे? आप लोगों को एक चॉकलेट कोई देके गया बड़ी, तो आप मम्मी या बड़ा भाई या बड़ी बहन जो भी उसके बाद आते कि हमें बराबर तोड़ के दो, है ना, करते थे कुछ लोग। अब कुछ लोग, तुम तो साले वो हो, खा जाते हो पूरी के, किसी को क्यों देना, है ना। मेरे को देके गया मतलब मेरी है,
मेरी क्या है, देखे किसको गया, मेरे को, पता ही नहीं लगने दूंगा ना किसी को, ना मम्मी को, ना पापा को, ना छोटे भाई को। मतलब पीछे से कोई आ भी जाए ना तो गप पूरी अंदर, कब मिलनी ही नहीं चाहिए किसी को, है ना। कोई देखेगा तो मांगेगा ना, देखेगा तो मांगेगा, जिद करेगा, हम खा जाएंगे पहले ही, पता ही नहीं चलेगा कोई देके गया था नहीं देके गया था। रिश्तेदार पैसे देके गया सीधे जेब में, पापा देके ही नहीं गया। मत क्या करो ऐसे। चलो हो गई बहुत मजाक, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन एडी, ये मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ये वाली और ये वाली साइड भी इक्वल है। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो डंडी लगाई है, मतलब ये दो साइड इक्वल है, यहाँ पे एक एक डंडी लगाई है तो एक एक साइड, यानी कि ये वाली साइड इक्वल है, इसमें मिक्स मत करना। यहाँ पे ऐसे लिख भी देता हूँ। अब देखो, देन द एरिया ऑफ ए बी ई डी, कौन सा है भाई ए बी ई डी, ए बी ई डी, हाँ, इज, भैया ए बी ई डी का एरिया कौन सा हो जाएगा, ए बी ई डी, ये तो पहले से ही बना हुआ है यार। आई थिंक यहाँ पे ट्राइंगल बीईडी होना चाहिए, ये फिर से वही मिस्टेक हुई है जो यहाँ हो रही थी, यहाँ पे ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल बीईडी मतलब ये वाला, ठीक है। अब इसके बारे में पता करना है कि कितना होगा, किसके इक्वल होगा, आपको ये भी पता कर सकते हो। तो यहाँ पे है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 0, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये तो सारी ऑप्शन एक जैसे हैं। चलो मैं लिखवाता हूँ इसका, तो इसका मैं लिखवा देता हूँ, तुम्हें टेंशन मत लो। इसमें आप ऐसा लिखो, आंसर आप ऐसे लिख सकते हो कि भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और 0। देखो 0 तो किसी हाल में नहीं हो सकता, या तो क्या होगा, इधर जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया सेम हो जाएगा, एक ट्राइंगल इस तरफ भी बनेगा, CED वाले के बराबर हो सकता है, या इस पूरे का हाफ हो जाए कि भाई इस पूरे का 1/4 हो जाए, इस तरह की चीजें हो सकती है, ज्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बन रहा है ना, ये एकदम एकदम इसके क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग होगा, मतलब एक तरीके से क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट होगा, सॉरी। देखो कैसे, ये साइड और ये साइड इक्वल, ये साइड आपकी कॉमन है, ठीक है, और यहां से ये लेंथ भी इक्वल हो जाएगी। जैसे ये काम होगा ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के अंदर एरिया भी क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से होना चाहिए था कि इसके पास में जो ये ट्राइंगल बन रहा है, या तो ये, या फिर ये वाला, या फिर ये वाला, इस तरीके से बनती है चीजें। थोड़ा सा इसके अंदर मिसप्लेस था, लेकिन हो जाता है कई बार हमारे टाइपिंग में एरर। तो आगे की अभ्यास सीरीज को हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। आज हमने 3 कर लिए, कहां से कहां तक, 63 से 65 तक कर लिए। अब हमारे अंकुश यादव जी ने एक प्रश्न पूछा था, और उन्होंने कल के वीडियो के अंदर, पिछले वीडियो में 2-3 आंसर भी ठीक ठाक दिए थे, तो उनसे निवेदन है कि वो इस प्रश्न को देख लें फटाफट से, हम्बल रिक्वेस्ट है उनसे एक, कि वो इस प्रश्न को देख लें। था तो थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन, हाँ ये वाला पूछा था उन्होंने। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको देखो कितने हैं, 0 के बाद में या पॉइंट के बाद में, डेसिमल के बाद में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 121 अपॉन 10 की पावर 8 लिख दो, या ऐसा लिख दो 121 10 इंटू 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 10। अब देखो हुआ क्या, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना था, तो स्क्वायर रूट में पेयर बनते हैं, और पेयर हमेशा 2 का ही होता है। जिसका पेयर बन गया उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, अदरवाइज वो अंदर ही लटका रह जाता है। इसको मैं ऐसा लिख दूं 11 इंटू 11 लिख सकता हूं, तो मैं यहां लिख देता हूं। अब मैंने नीचे नहीं लिखा क्योंकि दोबारा मेरे लिखने की सरदा नहीं है और समय भी नहीं है,
अब देखो पेयर बनेगा, एक तो यहां से बाहर आएगा, एक यहां से बाहर आया, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से। तो ओवरऑल देखो यहां से बाहर आया कौन कूद के 11, यहां से बाहर आएगा 10 10 10 और 10, यानी कि 10 की पावर 4 कर सकते हो। इससे सीधा आप ये भी कर सकते हो, लेकिन बच्चे क्या है पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो इसको आप 11/10 की पावर 4 लिख सकते हो। अब जब देखो इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट होनी चाहिए, नीचे जीरो कितने हैं 4, तो डेसिमल के बाद में 4 डिजिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 ही है, क्या करेंगे 2 जीरो लगा लेंगे आगे, क्योंकि आगे जीरो लगाने से कोई वैल्यू नहीं बढ़ती। हाँ तुम इधर लगा लोगे तो 11,000 हो जाएगा, और इधर लगाओगे तो 11 ही रहेगा, है ना, फर्क पड़ता है इन चीजों का। तो आंसर क्या हो जाएगा, कल भी यही आंसर था। तो अंकुश यादव जी आपकी सुधा शांत हुई या नहीं हुई, हो गई। चलिए तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें, तैयारी करते रहें, बीमार ना पड़े, मौसम थोड़ा सा खराब चल रहा है, ठंड भी बढ़ गई है, तो उसका विशेष ध्यान रखना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।